हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए फिर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आने वाले आगे के एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अचीव करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो एक बात करें हम कि किसी महिला में 28 डे का क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में रेगुलर यही मेंस्ट्रुअल साइकिल उस महिला में देखने को मिल रहा है। अगर 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इस टाइम हमें प्रेगनेंसी अचीव कब होगी, 14 डेज आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि शुरुआत के 14वें दिन तक हमें क्या हो सकता है, यानी कि ओवुलेशन देखने को मिलेगा। और ओवुलेशन यहाँ पर हो रहा है तो अगर स्पर्म प्रेजेंट है इस समय तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी अचीव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनवॉलंटरी ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लेजेंट फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वंस अवेयरनेस इज नोन एज। एक पेशेंट है जिसमें इनवॉलंटरी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस क्या हो रहे हैं, ब्लॉकिंग्स हो रहे हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, इनवॉलंटरी ब्लॉकिंग अनप्लेजेंट फीलिंग्स और एक्सपीरियंस वंस अवेयरनेस इज नोन एज, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म कहेंगे इसको हम कहेंगे रिप्रेशन। ऐसी कंडीशन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलती है, रिप्रेशन में। वहीं बात करें हम सप्रेशन की, तो सप्रेशन में क्या होगा कि जो पेशेंट होगा वो अपने अनवांटेड थॉट्स, फीलिंग्स और इम्पल्स को क्या करेगा, टेम्पररी पुश करेगा। जो अनवांटेड थॉट्स, फीलिंग्स को क्या करेगा, ये टेम्पररी पुश अवे करेगा। वही बात करें डिस्प्लेसमेंट में हमें देखने को मिलता है जो अनवांटेड फीलिंग्स और फ्रस्ट्रेशंस होते हैं उनको दूसरे के ऊपर क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। फीलिंग्स एंड फ्रस्ट्रेशन डिस्चार्ज्ड अदर पर्सन और ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे व्यक्ति और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगा, जो क्या हो, लेस थ्रेटनिंग हो, उनके ऊपर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशन कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू। इमोशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इमोशंस को हम लैंग्वेज के माध्यम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पोस्चर के माध्यम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, गेस्चर के माध्यम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हमारा सही रहेगा। वही बात करें तो लैंग्वेज क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। और पोस्चर और गेस्चर क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिनेफ्रिन रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स। जो एपिनेफ्रिन हम देते हैं वो एपिनेफ्रिन कौन से रिसेप्टर के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो कौन से रिसेप्टर्स के साथ रिएक्ट करती है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हमेशा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं, क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं टू सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में। क्या करते हैं, सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। वही बात करें हम जो एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन को हम किस नाम से जानते हैं, एपिनेफ्रिन ऑल्सो नोन एज एड्रेनलिन। किस नाम से जानते हैं, एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं।
इसलिए ये क्या करता है, एड्रेनलिन इफेक्ट शो करता है। वही बात करें, एड्रेनलिन रिसेप्टर के ऊपर क्या करता है, रिएक्ट करता रहे। एपिनेफ्रिन क्या करता है, वाइटल कंपोनेंट्स होता है जो फाइट और फ्लाइट में रेस्पॉन्ड करता है। क्या करता है, फाइट और फ्लाइट में रेस्पॉन्ड करता है टू सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन I2 प्रोस्टासाइलिन। थोड़ा क्वेश्चन में चेंजेज हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और प्रोस्टासाइक्लिन का है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और प्रोस्टासाइक्लिन का जो फंक्शन है वो है इनहिबिट ऑफ द प्लेटलेट एग्रेशन। क्या है, इनहिबिट ऑफ प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एक और कार्य फंक्शन करता है, उसका नाम है वेसोडाइलेशन। क्या करता है ये, वेसोडाइलेशन भी करता है, ना कि क्या करेगा, वेसो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, पिलो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करेगा, हेल्प वुंड हीलिंग में काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा ये, इनहिबिट ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन और वेसोडाइलेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा को हम ठीक कर सकते हैं किसके थ्रू, लेजर आयरोडोटोमी के माध्यम से। किसके माध्यम से, लेजर आयरोडोटोमी के माध्यम से हम एंगल क्लोज ग्लूकोमा को ठीक कर सकते हैं। ये क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, एक सर्जिकल प्रोसीजर है और इसमें हम क्या करेंगे, क्रिएट्स ए स्मॉल ओपनिंग क्रिएट करेंगे। किसमें, आइरिस में क्या करेंगे, स्मॉल ओपनिंग क्रिएट करेंगे और जो एक्वस जो ह्यूमर भरा हुआ है, जो ह्यूमर भरा हुआ है उसको हम क्या बाहर होने के लिए अलाउ कर देंगे, वो आई से बाहर आ जाएगा। जिससे क्या होगा, जो प्रेशर बना हुआ था वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो लेज़र आयरोडोटोमी के माध्यम से हम एंगल क्लोज ग्लूकोमा को ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, आइरिस के ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग बना देंगे जिससे एक्वस ह्यूमर जो भरा हुआ था वो क्या हो जाएगा, आई से बाहर निकल जाएगा और जैसे प्रेशर क्या हो जाएगा, इसको प्रिवेंट कर देंगे। वही हम बात करें नेक्स्ट, फेको इमल्सिफिकेशन क्या है, जो क्लाउडिंग लेंस होता है, क्लाउडी लेंस हैं उसको रिमूव करने का एक प्रोसीजर है। क्लाउडी लेंस को जो रिमूव करने का एक प्रोसीजर है और इसके क्लाउडी लेंस को रिमूव करके और वहाँ पर हम एक प्लास्टिक लेंस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, प्लास्टिक लेंस लगा सकते हैं। तो फेको इमल्सिफिकेशन एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्लाउडी लेंस को रिमूव करके उसकी जगह प्लास्टिक लेंस को लगा सकते हैं। वहीं बात करें करेक्टिव लेंस, तो करेक्टिव लेंस क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर वाले पेशेंटों में विज़न प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए एक लेंस लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं करेक्टिव लेंस। नेक्स्ट है स्क्लेरेटिक बल्किंग, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नियल एक्टोपिया भी, जो कॉर्नियल एक्टोपिया जो डिजीज़ होती है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉर्डिंग ऑफ conversation between the nurse and patient in a psychiatric setup is known।
साइकेट्रिक सेटअप के अंदर नर्स और पेशेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो साइकेट्रिक सेटअप में जो सेटअप लगाया गया है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं प्रोसेस रिकॉर्डिंग के नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं प्रोसेस रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन secreted during the secretory phase of the menstrual cycle is responsible for। menstrual cycle के दौरान जो secretory phase है उसमें अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट हो रहा है तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? तो ये रेस्पॉन्सिबल है सस्टेनिंग द थिक एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसको थिक बनाने के लिए। क्यों थिक बनाती है? कि उस टाइम पे क्या होता है कि एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो जाती है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के लिए। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए क्या हो जाती है? प्रिपेयर्ड हो जाती है, इसीलिए एंड जब प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following test can be used to diagnose pregnancy on the first day of the menstrual period? फर्स्ट डे मिस्ड पीरियड हो जाने के बाद प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो अगर किसी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल आज ही मिस्ड हुआ है और मिस्ड होने के तत्काल बाद आपको क्या करना है? प्रेगनेंसी टेस्ट डायग्नोस करना है। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? तो जो टेस्ट होगा वो करेंगे टू साइट सैंडविच इम्यूनो एसे। कौन सा टेस्ट करेंगे? टू साइट सैंडविच इम्यूनो एसे करेंगे। तो ये वाला जो टेस्ट होता है वो एससीजी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? एससीजी के जो कंसंट्रेशन है, एससीजी का जो कंसंट्रेशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है या डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पॉन्स टू अवॉइड इन द थेरेपेटिक कम्युनिकेशन आर फॉलो एक्सेप्ट। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन रेस्पॉन्स में हम किसको छोड़कर अवॉइड करते हैं? तो थेरेपेटिक जो कम्युनिकेशन है उसमें हम किसको अवॉइड करेंगे? छोड़कर। तो किसको अवॉइड नहीं करेंगे? तो बात करें हम थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की, तो थेरेपेटिक जो कम्युनिकेशन है, जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक हैं उसके अंदर आता है रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग। क्या आता है? रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग। तो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में हम इसको अवॉइड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग को हम अवॉइड नहीं करेंगे, बाकी सब क्या होते हैं? अवॉइड होते हैं। एडवाइस गिविंग अवॉइड होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन अवॉइड होते हैं, आर्ग्यूज एंड जजमेंटल रेस्पॉन्स अवॉइड, सभी को क्या करते हैं? हम अवॉइड करते हैं। लेकिन किसको अवॉइड नहीं करेंगे? हम रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग को अवॉइड नहीं करेंगे। किसमें? थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट द। जो गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन होता है वो अफेक्ट करता है, तो ये अफेक्ट करेगा किसको? टेस्ट बर्ड्स को। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन क्या है? एक परसेप्शन है। क्या है? परसेप्शन है, जिसमें क्या होता है कि जो स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलस जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो है परसेप्शन है जिसमें स्टिमुलस क्या होगा? एब्सेंट होगा। जैसे हम बात करें कि किसी को ऑडिटरी साउंड सुनाई देते हैं, किसी को ऑडिटरी सुनाई देता है, तो ऑडिटरी में क्या है? साउंड क्या है? एब्सेंट है। किसी को विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा है,
लेकिन यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, विज़न नहीं है। किसी को ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हो रहा है लेकिन किसी भी प्रकार की स्मेल प्रेजेंट नहीं है। किसी को टैक्टाइल हेलुसिनेशन हो रहा है लेकिन किसी भी प्रकार का टच यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ का आप क्वेश्चन है गस्टेटरी हेलुसिनेशन में आप किस चीज़ को अफेक्ट करते हो? टेस्ट बर्ड को करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायग्नोसिस कोड ऑफ ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म इन ICD-10? ICD-10 के अंदर ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म को डायग्नोस करने का जो ICD कोड है वो क्या होगा? ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म को डायग्नोस करने का जो कोड होगा वो होगा 64.1। तो ICD-10 के अकॉर्डिंग इसका जो कोड होगा वो होगा F64.1 होगा। वहीं बात करें हम 64.2 किसके लिए यूज़ किया जाता है? जेंडर आइडेंटिटी के लिए। किसके लिए? जेंडर आइडेंटिटी के लिए। डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन में। वहीं बात करें हम 64.3 तो ये यूज़ में लिया जाता है इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी के लिए। इमोशनली अनस्टेबल के लिए, इमोशनली अनस्टेबल को डायग्नोस करने के लिए। और 64.0 यूज़ में लिया जाता है ट्रांससेक्सुअल। किसके लिए? ट्रांससेक्सुअल के लिए। किसके लिए? ट्रांससेक्सुअल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज रिकमेंडेड अलॉन्ग विद IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्विनिन सल्फेट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया? एक पेशेंट है जिसको ट्रीटमेंट चल रहा है मलेरिया का, क्विनिन सल्फेट, तो हम इनमें से कौन सी ड्रग्स उसको रिकमेंडेड करेंगे IV ड्यूरिंग क्विनिन सल्फेट ट्रीटमेंट के दौरान? तो दोस्तों जब भी हम किसी पेशेंट को क्विनिन देंगे तो स्पेशली हमें ध्यान रखना है क्विनिन वाले पेशेंटों में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इन पेशेंटों में हमें हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। तो कोई भी पेशेंट अगर क्विनिन ले रहा है तो उस पेशेंट में हमें हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिल रहा है तो इसमें हम क्या IV एडमिनिस्ट्रेट करेंगे? ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो जब भी हम किसी पेशेंट को क्विनिन की टेबलेट्स देते हैं तो उसको बोलते हैं कि भैया इनको शुगर मिल्क के साथ ले। कैसे ले? शुगर मिल्क के साथ ले। शुगर मिल्क के साथ देने का यही कारण होता है कि उस पेशेंट में क्विनिन सल्फेट की जो टेबलेट्स होती है वो ग्लूकोज को कम कर देती है, और ग्लूकोज को कम कर देती है तो जब हम उसको शुगर मिल्क देते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का मेंटेन बना के रखती है। इसीलिए उस पेशेंट को बोलेंगे कि भैया इसको मिल्क के साथ या मिल्क शुगर के साथ आप लो। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपोइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम? ओपोइड्स इनमें से कौन से प्लांट के द्वारा बनाई जाती है? कौन से प्लांट्स के द्वारा ओपोइड बनाई जाती है? तो ओपोइड बनाई जाती है पेपेवर सोमनीफेरम के द्वारा। किसके द्वारा? पेपेवर सोमनीफेरम के द्वारा क्या बनाई जाती है? ओपोइड्स बनाई जाती है। वहीं बात करें हम एरिथ्रोक्सलम कोका, कोका के द्वारा कौन सी बनाई जाती है? कोकीन बनाई जाती है। कौन सी बनाई जाती है? कोकीन बनाई जाती है। क्लेविसेप परप्यूरा के द्वारा इसके साथ बनाई जाती है एर्गोट। क्या बनाई जाती है? एर्गोट्स, जो फंगल इन्फेक्शन के लिए, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए काम में आती है। कैनाबिस एस्टिवा इनके द्वारा जो बनाई जाती है वो होती है कैनाबिस, जिसको हम बोलते हैं मैरी जोना। क्या बोलते हैं? मैरी
जोना। ये स्पेशली यूज़ में लिया जाता है एपिलेप्सी में, सीजर्स में, या फिर जो नर्व पेन होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कैनाबिस का यूज़ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि इन हेल्थी इंडिविजुअल प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी रेंज, एक हेल्दी पर्सन में प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी की जो रेंज होगी वो कितनी मिली ऑस्मोलर पर केजी ऑफ H2O होगी। तो हेल्दी इंडिविजुअल में प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी की जो रेंज होती है वो होती है 280 टू 95, यानी कि 280 से लेकर 295 मिली ऑस्मोलर पर केजी ऑफ H2O होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरिनरी स्टोन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूरिनरी स्टोन के रिगार्डिंग गलत है? तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फाउंड मोस्टली इन वुमन विद UTI, तो ये क्या है? गलत है। सही क्या है कि जो यूरिनरी स्टोन होता है या सिस्टीन स्टोन होता है वो क्या है? बिल्कुल रेयर पाया जाता है। एल्केलिन एस डाइट क्या करते हैं? सिस्टीन इसको स्टेन होने की पॉसिबिलिटी रहते हैं। सिस्टीन जो स्टोन होता है वो एसिड होता है नेचुरली। तो बात करें हम, ये क्यों गलत है कि भैया UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेल और फीमेल दोनों में ही हमें देखने को मिलता है, मेल और फीमेल्स दोनों में ही देखने को मिलता है, ना कि स्पेशली वुमेन में हमें देखने को मिला UTI। हाँ, ये अलग बात है कि महिलाओं में ज़्यादा चांसेस होते हैं UTI होने की अपेक्षा मेल्स की, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ओनली फीमेल्स में ही होता हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिवेशन इन जुगुलर वेनस प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, किसी व्यक्ति में अगर जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ रहा है तो हमें उसमें कौन कौन सी कंडीशंस देखने को मिलेगी छोड़ कर? तो जब भी किसी व्यक्ति में जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें हमें देखने को मिलेगा राइट साइडेड हार्ट फेलियर। जुगुलर जो वेनस प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें देखने को मिलेगा राइट साइडेड हार्ट फेलियर, हमें देखने को मिलेगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को हम इस पेशेंट में देखने को मिला ट्राइकस्पिड वॉल्व स्टेनोसिस, हमें इसमें देखने को मिलेगा कार्डियक टेम्पोनेड, इसमें देखने को मिलेगा कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे किसमें, कि सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी किसमें? एलिवेशन इन जुगुलर वेनस प्रेशर। क्या देखने को नहीं मिलेगा हमें? मायोकार्डाइटिस हमें देखने को नहीं मिलेगा। साथ में जो सुपेरियर वेना केवा है, क्या है? सुपेरियर वेना क्या है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिलेगा? सुपेरियर वेना केवा में ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन मायोकार्डाइटिस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? मायोकार्डाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लो पिच कंटिन्यू गार्गलिंग साउंड कोज्ड बाय सिक्रेशन इन द लार्ज एयरवे इज नोन एज। लार्ज एयरवे में सिक्रेशंस हो रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है? लो पिच और गार्गलिंग साउंड हमें कंटिन्यू सुनाई दे रहा है। तो ये किस में हमें सुनाई देगा? ये सुनाई देगा हमें रॉन्ची में। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? रॉन्ची कहेंगे। वहीं बात करें हम स्ट्राइडर की, तो स्ट्राइडर में हमें हार्श हाई पिचिंग साउंड सुनाई देता है। क्या देता है? हार्श एंड हाई पिचिंग साउंड सुनाई देता है। कब सुनाई देगा ये? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब भी हम इंस्पायर करेंगे तो अगर इंस्पायरेशन के दौरान हमें हार्श हाई पिच साउंड सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब उसको क्या है?
स्ट्राइडर बोलते हैं। ये कब देखने को मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें देखने को मिलेगा। वहीं बात करें हम वीजिंग की, तो वीजिंग हाई पिच, म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड हाई पिच म्यूजिकल साउंड सुनाई दे रहा है। क्या हो रहा है? हाई पिच म्यूजिकल साउंड सुनाई दे रहा है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के दौरान अगर हमें हाई पिच म्यूजिकल साउंड सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो है वीजिंग है। क्या है? वो वीजिंग है। कब देखने को? नैरोइंग ऑफ एयरवे होता है, जो एयरवे होते हैं वो नैरोइंग हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं उस कारण, यानी कि जो एयरवे में इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलती है तब देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्सिंग मॉडलिटी इन्वॉल्व assigning a specific task to each nurse to perform for every patient is ward। जो प्रत्येक नर्स होती है वो वार्ड में जो परफॉर्म करती है टास्क, उस टास्क को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस टास्क को हम बोलते हैं नर्सिंग फंक्शनल नर्सिंग। यानी कि एक वार्ड में एक पेशेंट की केयर करने के लिए जो नर्स एक स्पेसिफिक नर्सिंग मॉडिफाई टास्क परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शनल नर्सिंग बोलते हैं। यानी कि पेशेंट की केयर के लिए नर्स के द्वारा जो भी टास्क परफॉर्म की गई है, उसको बोलते हैं फंक्शनल नर्सिंग बोलते हैं, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है? नर्सिंग से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोस्कैच प्रोजेक्टिव टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर्ड। रोस स्केच जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो नोर्स स्केच टेस्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट। किसके नाम से जानते हैं? इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इंक ब्लॉट टेस्ट किसको परफॉर्म के लिए किया जाता है? अनकॉन्शियस इंटेंशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। किसके लिए मेजर्ड करने के लिए किया जाता है? अनकॉन्शियस इंटेंशन को मेजर्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LSD इज ऑल्सो नोन एज। LSD को हम अदर किस नाम से जानते हैं? LSD होता क्या है? सबसे पहले हम बात करें, LSD लाइजरिक एसिड डाई एथाइलामाइड, यह है LSD की फुल फॉर्म, लाइजरिक एसिड डाई एथाइलामाइड। ये क्या है? LSD को हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में थॉट्स को, इमोशंस को, सेंसरी परसेप्शन को एक्सपेंड करने के लिए। किसके लिए? एक्सपेंड करने के लिए। तो हमको इसको किस नाम से जानते हैं? माइंड एक्सपेंडर के नाम से भी जानते हैं। वही बात करें माइंड एक्सपेंडर, तो माइंड एक्सपेंडर में दो क्लास बताए गए हैं। कौन से क्लास बताए गए? 2 क्लास। एक तो होता है क्लास A और एक होता है क्लास B। तो क्लास A के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है? इसके अंदर आता है कोकेन और दूसरा हीरोइन। तो आपसे पूछ ले कि LSD में क्लास A के अंदर कौन कौन आता है, तो कोकेन और हीरोइन आते हैं क्लास A के अंदर। और कहीं बात करें क्लास B की, तो उसके अंदर आता है कोडीन, केटामाइन,
केटामाइन ये किसके अंदर आते हैं? क्लास बी के अंदर आते हैं। कोडिन और केटामाइन किसके अंदर आते हैं? क्लास बी के अंदर आते हैं। और साथ में क्या आता है? कैनाबीज। कैनाबीज भी किसके अंदर आएगा? क्लास बी के अंदर आएगा। तो क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में कि क्लास ए के अंदर कौन से आते हैं? क्लास ए के अंदर आता है एलएसडी, क्लास ए के अंदर क्या आता है? कोकीन और हीरोइन आता है, और बी के अंदर आता है कोडिन, केटामाइन और कैनाबीज। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिक प्रिंसिपल द हीट एक्सचेंज अकर इन इन्फेंट इंक्यूबेटर। एक इन्फेंट है जो इंक्यूबेटर में है, तो जो हीट एक्सचेंज का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या देखने को मिलेगा? तो जो बेसिक प्रिंसिपल हमें देखने को मिलेगा इंक्यूबेटर में जो देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं कन्वेक्शन हमें देखने को मिलेगा। और कन्वेक्शन क्या एज है? एक फोटोथेरेपी प्रोसेस है। कन्वेक्शन क्या है? एक फोटोथेरेपी प्रोसेस हम इसको मान सकते हैं। हीट क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है मूवमेंट ऑफ एयर और गैस के माध्यम से। एयर और गैस के माध्यम से क्या हो रहा है? जो एनर्जी है वो क्या हीट क्या है? ट्रांसफ़र हो रही है। वहीं बात करें हम कंडक्शन की, तो कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो कैसे होगा? डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से क्या होगी? हीट ट्रांसफ़र होगी। इवापोरेशन में वाष्प के माध्यम से, वेपर के माध्यम से क्या होगी? हीट ट्रांसफ़र होगी। और वहीं बात करें हम रेडिएशन, तो रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफ़र होगी, ट्रेवल होगी, वो कैसे होगी? लाइट एंड रीचेज अनदर बॉडी, यानी कि लाइट को हम कहाँ लेके जाएंगे? बॉडी पार्ट्स के वहाँ पर लेके जाएंगे, उससे तो रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र होगी। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पर आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर प्रेग्नेंट मदर विद क्रोनिक हाइपरटेंशन। ड्रग्स ऑफ चॉइस हमें बतानी है यहाँ पर। किसकी ड्रग्स ऑफ चॉइस बतानी है? कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको क्या है? क्रोनिक हाइपरटेंशन है, तो इसको हम कौन सी ड्रग्स ऑफ चॉइस देंगे इनमें से? तो प्रेग्नेंट लेडी विद क्रोनिक हाइपरटेंशन वाले को हम देते हैं मेथाइल डोपा। क्या देते हैं? मेथाइल डोपा। अगर मेथाइल डोपा प्रेजेंट नहीं है तो लेबेटालोल। अगर मेथाइल डोपा प्रेजेंट नहीं है, अपने पास उपस्थित ये नहीं है, तो हम क्या दे सकते हैं? लेबेटालोल दे सकते हैं। अगर लेबेटालोल भी नहीं है तो निफिडिन हम दे सकते हैं, नेफेडिपिन हम दे सकते हैं। तो ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन सी है? मेथाइल डोपा है। अगर मेथाइल डोपा नहीं है तो लेबेटालोल देंगे या फिर नेफेडिपिन हम दे सकते हैं। वही बात करें हम MgSO4 की, मैग्नीशियम सल्फेट हम ट्रीट किसके लिए देंगे? प्री इक्लेम्पसिया के लिए। किसके लिए? प्री इक्लेम्पसिया के लिए देंगे। ड्रग्स ऑफ चॉइस प्री इक्लेम्पसिया क्या है? MgSO4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन DNA एडेनिन बेस पेयर विद। एडेनिन बेस ऑलवेज किसके साथ पेयर होता है? तो DNA की जब हम संरचना देखेंगे तो DNA की संरचना जब भी हम देखते हैं तो DNA में जो एडेनिन है वो ऑलवेज हमें देखने को थायमिन के साथ बॉन्ड बनाते हुए, थायमिन के साथ क्या होगा? पेयर होगा। और वहीं बात करें हम ग्वानिन की, तो ग्वानिन का जो पेयर होगा वो क्या किसके साथ? सिस्टोसिन के साथ। किसके साथ? सिस्टोसिन के साथ। तो DNA की संरचना में हमें AT और GC जो पेयर है हमें देखने को मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि DNA में एडेनिन किसके साथ हमेशा पेयर बना के रखता है? तो हमारा आंसर आएगा थायमिन के साथ। किसके साथ? थायमिन के साथ। वहीं बात करें हम RNA की जो संरचना है, RNA की जो संरचना है उसमें तो बाकी तो सेम रहेगा, लेकिन जो एडेनिन है उसका पेयर किसके साथ बनेगा? यूरेसिल के साथ। किसके साथ? यूरेसिल के साथ। और वहीं बात करें
ग्वानिन का, तो ग्वानिन का पेयर हमेशा किसके साथ रहेगा, सिस्टोसिन के साथ। तो डीएनए और आरएनए में ग्वानिन हमेशा पेयर बना के रखेगा सिस्टोसिन के साथ, लेकिन एडेनिन का जो पेयर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डीएनए में होगा थायमिन के साथ और आरएनए में होगा यूरेसिल के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशियोलॉजिस्ट इज नोन फॉर द ऑथरिंग द बुक सोशियो ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ए स्टडी ऑफ द लार्ज माइंड। तो इनमें से कौन सा ऑथर है जिसने सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक ऑथराइज्ड की थी? तो कौन सा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक किसने ऑथराइज की, चार्ल्स कुलीज। किसने, चार्ल्स कुली ने कौन सी बुक ऑथराइज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए की, लार्ज माइंड की स्टडी करने के लिए। किसके लिए, लार्ज माइंड की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर लेज क्या है? कल्चर लेज इन द एडजस्टमेंट गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में जो गैप होता है उसको एडजस्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कल्चर लेग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर्ड ऑडिटरी स्टिमुलाई फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए साउंड, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। तो किस प्रकार की मेमोरी स्टोर होगी, कौन सी मेमोरी स्टोर होगी ऑडिटरी स्टिमुलाई फॉर फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड के लिए? तो उसके लिए जो मेमोरी होगी वो होगी इचियोक मेमोरी, इचियोक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी इज नोन एज। एनकोडिंग स्टोरिंग और रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी की जो प्रोसेस है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रोसेस को हम जानते हैं कॉग्निशन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, कॉग्निशन के नाम से जानते हैं। यानी कि जितनी भी ओवरऑल मेमोरी होती है, ओवरऑल मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस बोलते हैं। तो जितनी भी ओवरऑल मेमोरीज होती है, चाहे वो एनकोडिंग हो, स्टोरिंग हो, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन हो, सारी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव पर्सन बोलते हैं। उसको क्या किस नाम जानते हैं, कॉग्निशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ कंडीशनड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई रेफर टू एज। ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ कंडीशन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। क्या होगा, एक्सटेंशन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्चर यूज विच पोर्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन। जो रिसर्चर होते हैं वो किस पोर्शन का यूज करते हैं जिससे उनको लगे कि जो रीडर्स होते हैं उसकी जो रिपोर्ट्स है उसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन के लिए जो रिसर्चर जिस कैप्चर का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मेनली। जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, वो डेवलपमेंट क्या है उसका? तो उसका डेवलपमेंट कब करेंगे, ड्यूरिंग लिटरेचर रिव्यू। कब करेंगे, लिटरेचर रिव्यू के दौरान हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट करेंगे। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का जो डेवलपमेंट होगा वो कब होगा, ड्यूरिंग लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लूप्रिंट फॉर द कंडक्शन ऑफ स्टडी। स्टडी कंडक्ट करने के जो ब्लूप्रिंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन। क्या होता है, स्टडी, रिसर्च स्टडी का
जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट वो क्या है, रिसर्च डिज़ाइन है, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन बनाना, उसमें उसके थ्रू हम पूरी स्टडी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस फॉर ए रिसर्चर। रिसर्च प्रोसेस की फाइनल स्टेप क्या होगी एक रिसर्चर के द्वारा? तो फाइनल स्टेप कौन सी होगी? यूटिलाइज द फाइंडिंग्स। कौन कौन सी स्टेप्स हो सकती है? पहली स्टेप तो है स्टेप फर्स्ट, एनालाइज द डाटा। सेकंड स्टेप है इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स, और तीसरी स्टेप है कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स, और चौथी स्टेप है यूटिलाइज द डाटा। तो जो रिसर्च प्रोसेज है उसकी जो स्टेप्स हैं ये होंगी, फर्स्ट एनालाइज द डाटा, सेकंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स, थर्ड कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग, और थर्ड है फोर्थ है यूटिलाइजिंग द फाइंडिंग। ये क्या है? फाइनल स्टेप है। और फर्स्ट स्टेप की पूछें तो फर्स्ट स्टेप कौन सी होगी? एनालाइज द डाटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं आता है? तो कौन सा एलिमेंट हम नहीं मानते? तो वह है ऑफर आंसर ओनली फॉर द सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो इन्फॉर्म कंसेंट में ये एलिमेंट नहीं आता है। बाकी अल्टरनेटिव प्रोसीज इफ एनी एंड डिस्क्लोज, पर्पज ऑफ स्टडी, सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारे आते किस में आते हैं? इन्फॉर्म कंसेंट में आते हैं, लेकिन ये नहीं आता है। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकोटोमस वेरिएबल्स। डिकोटोमस वेरिएबल्स का एग्जाम्पल कौन सा है? तो डिकोटोमस वेरिएबल्स का एग्जाम्पल हैं जेंडर। क्या है? एग्जाम्पल जेंडर। तो जो डिकोटोमस वेरिएबल्स होता है ये दो कैटेगरीज की जो वैल्यूज़ होती है वो दो कैटेगरीज में होती है, टू कैटेगरीज में होती है। कौन कौन सी टू कैटेगरीज हैं? जैसे बात करें हम जेंडर, तो जेंडर में क्या होगा? मेल और फीमेल होगा। क्या होगा? मेल और फीमेल होगा। तो और में हमें दो कैटेगरीज देखने को नहीं मिलती है, इनमें हमें देखने को मिलते हैं नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन टॉपिक प्रेफर्ड बाय सिंपोजिज्म आर रिलेटेड टू। सिंपोजिज्म के जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक्स क्या है? तो सिंपोजिज्म का जो कॉमन टॉपिक्स है वो है कंट्रोवर्सीज इन नर्सिंग। कंट्रोवर्सीज इन नर्सिंग क्या है? कॉमन टॉपिक है किसका? सिंपोजिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमीशन और एमिशन ऑफ एन एक्ट दैट रीजनेबल prudent person who would have performed in a similar situation, thus causing harm to another person is called। दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाना। इन सारे प्रोसेस के बीच में किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंचाना क्या कहलाएगा? तो इसको हम बोलते हैं नेग्लिजेंट। क्या बोलते हैं? नेग्लिजेंट। और नेग्लिजेंट कौन सा टॉर्ट है? अनइंटेंशनल टॉर्ट है। क्या है? नेग्लिजेंस क्या है? अनइंटेंशनल टॉर्ट है। और वहीं बात करें लिबाइल, सिलेंडर, असॉल्ट, ये क्या है? इंटेंशनल टॉर्ट है। क्या है? इंटेंशनल टॉर्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर एज्यूमिंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप्स इज कॉल्ड। एक लीडर के द्वारा
एक ग्रुप के अंदर कंप्लीट कंट्रोल होना डिसीजन और एक्टिविटीज़ का, उसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। कौन सी लीडरशिप बोलेंगे इसको? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। यानी कि एक लीडर का उस ग्रुप के ऊपर क्या है? कंप्लीट कंट्रोल है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे कोई सी भी एक्टिविटीज़ हो, उसको हम बोलेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू पेशेंट केयर इन हॉस्पिटल फॉलो ऑन। एक हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है पेशेंट की केयर के दौरान, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती है? तो इंडिया के अंदर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? डॉक्टर की या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की होती है। किसकी होती है? डॉक्टर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की होती है। तो आपका ऑप्शन में क्या है? डॉक्टर है तो डॉक्टर की, बाकी इन लोगों की कोई भी नहीं है, हॉस्पिटल की भी नहीं है, नर्स की भी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की भी नहीं है। तो जितनी भी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहे पेशेंट की केयर के दौरान पेशेंट को अगर कुछ भी हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? डॉक्टर की होगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इज नोन एज। हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी को हम किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं मुडालियार कमेटी। इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार सोल्व कर लिया है, दोबारा आपको सोल्व कराने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों सभी को पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो मुडालियार कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई? 1959 को। कब इस्टेब्लिश हुई? 1959 में। तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी हम किसको बोलते हैं? मुडालियार कमेटी को बोलते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। थैंक यू सो मच।